पिछले वीडियो में आपने सुनी थी रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कहानी काबुलीवाला की पहली किस्त। इस वीडियो में हम उस कहानी की दूसरी और आखिरी किस्त पढ़ते हैं। इसलिए मैं सुबह के वक्त अपने छोटे से कमरे में बैनर के करीब बैठा बैठा उस काबुली की बातें सुनकर सैर व सयाहत का शौक़ बड़ी हद तक पूरा कर लेता था। टूटी फूटी बंगाली ज़बान और गरजदार आवाज़ में काबुली अपने देश की हालात बयान करता और मेरी आँखों के सामने एक नक्शा सा खींच देता। पहाड़ी पगडंडी है जिसके दोनों तरफ सुर्खी माइल ऊंची पथरीली ज़मीन है। न कहीं पानी है न घास। इस रास्ते पर पगड़ी बांधे ताजिरों और राहगीरों का काफिला चला जा रहा है। कोई ऊंट से जा रहा है, कोई पैदल चल रहा है, किसी के पास पुरानी वज़ा की बंदूक है और कोई हाथ में बर्छा लिए हुए है। मिनी की माँ की तबीयत कुछ ऐसी वाक़ई हुई है कि ज़रा सी बात पर घबरा जाया करती है। सड़क पर कुछ शोर होता है तो मालूम होता है कि दुनिया भर के शराबी उसी के घर की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। उसका सिन गो बहुत ज़्यादा नहीं, मगर ज़िंदगी के नशे व फराज के समझने के लिए काफ़ी हो चुका था। फिर भी उसके दिल से ये वहम रफा न हुआ था कि दुनिया का हर गोशा चोरों, शराबियों, सांपों, शेरों, मलेरिया के कीड़ों और गोरों से भरा पड़ा है। ऐसी सूरत में रहमत काबुली की तरफ से मुतमईन रहना उसके लिए नामुमकिन था। इसके हरकत व सकनात से दूर रखने के लिए वो मुझे बारहा ताकीद करती और मैं उसके शुकूक हंसकर टालने की कोशिश करता तो वो पै दर पे चंद सवालात मेरे सामने पेश कर देती। क्या कभी किसी का बच्चा चोरी नहीं किया? क्या काबुल में बुर्दा फरोशी जारी नहीं है? क्या एक लंबे तड़ंगे काबुली के लिए एक छोटी सी बच्ची का चुरा ले जाना बिल्कुल नामुमकिन है? मैं मान लेता हूँ कि जो वो कहती थी वो इम्कान से बाहर नहीं है। फिर भी रहमत काबुली के मुताल्लिक़ ऐसा गुमान करना नामुनासिब था, लेकिन एतमाद का मादा हर शख्स में यकसा नहीं हुआ करता। मेरी बीवी के दिल में यह ख़दशा जमा ही रहा। इसके बावजूद रहमत को अपने घर आने से रोक न सका। हर साल रहमत काबुली माघ के महीने में अपने देश चला जाता। उन दिनों उसे लोगों के घर घर जाकर अपना बकाया वसूल करने में मसरूफ़ रहना पड़ता। फिर भी अब के साल वक्त निकालकर वो हर रोज़ मिनी को दर्शन दे जाया करता। सुबह को ना आ सकता तो शाम को आ जाता। मेरे घर पर उसे देखकर लोगों को हैरत होती। ढीली ढाली पोशाक पहने, झोली लटकाए इस लंबे तड़ंगे शख्स को अंधेरी कोठरी के एक गोशे में बैठे देखकर दिल में कुछ खटका तो होता ही था। लेकिन जो ही मिनी काबुली वाला पुकारती हुई दौड़ती हंसती आ जाती और उन दोनों में फिर वही जचे तुले मजाक की पुरानी बातें शुरू हो जाती तो देखने वालों को कदरे इत्मीनान हो जाता। सुबह के वक्त अपने कमरे में बैठा मैं मसौदे का प्रूफ देख रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। जाते जाते जाड़ा अपना करिश्मा दिखा रहा था। सुबह की धूप जो खिड़की से होकर मेज़ तले मेरे पैरों पर पड़ रही थी, उसकी गर्मी मुझे बहुत भली लग रही थी। 8 बजे का वक्त होगा। सुबह के टहलने वाले अपने सर और कान बुलू बंद से लपेटे अपने अपने घर लौट रहे थे। इतने में रास्ते पर शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा कि रहमत को पुलिस के 2 तिलंगे पकड़े लिए जा रहे हैं।
उसके पीछे तमाशबीन लड़कों का हुजूम है। रहमत के कपड़ों पर खून के छींटे हैं और एक सिपाही के हाथ में एक खून आलूद छुरा है। मैंने बाहर जाकर तिलंगों से पूछा कि क्या माजरा है। कुछ लोगों से, कुछ रहमत से सुनकर ये पता चला कि हमारे पड़ोस के एक शख्स ने रहमत काबुली से एक रामपुरी चादर ली थी जिसका कुछ रुपया बाकी रह गया था, मगर अब वो शख्स चादर लेने ही से मुकर गया है। इसी तकरार में बात बढ़ गई और रहमत ने उसे छुरा मार दिया। रहमत इस शख्स को मोटी मोटी गालियां दे रहा था। इतने में काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर के बाहर आ मौजूद हुई। रहमत का चेहरा खुशी से फूल की तरह खिल गया। आज उसके पास झोली नहीं थी, इसलिए और दिनों की तरह उसका तज़किरा न हुआ। मिनी दफातन रहमत से पूछ बैठी, काबुली क्या ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब उसने देखा कि उसके जवाब से मिनी को लुत्फ़ न आया तो अपने हाथ से इशारा करके उसने कहा, इन ससुराल को अब मार के पड़ा कर देता, लेकिन क्या करे, हाथ बंधा है। एक शख्स पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में रहमत को कई साल कैद की सज़ा हो गई। कुछ दिनों बाद हम लोग उसे भूल गए और हस्ब मामूल अपने अपने काम काज में मसरूफ़ रहने लगे। हमारे दिल में कभी ये ख्याल भी पैदा न होता कि एक आज़ाद पहाड़ी मर्द कैद खाने के अंदर क्यों कर दिन गुजार रहा है। मिनी की इस फरामोशकारी पर मुझे शर्म आती है। अपने पुराने दोस्त को भूलकर उसने नबी साइज से दोस्ती कर ली थी। फिर ज्यों उसकी उम्र बढ़ती गई, दोस्तों को छोड़कर सखी सहेलियों से राह रस्म बढ़ाने लगी। अब तो ये हाल है कि मेरे कमरे में भी शाज़ो नादिर ही आती है। मुझसे जैसे कोई लड़ाई ही हो गई है। कई साल गुजर गए, वही ख़ज़ां का मौसम है। मिनी की शादी तय पा चुकी है। पूजा की छुट्टियों में शादी अंजाम पाएगी। दुर्गा माई जिस दिन कैलाश तशरीफ़ ले जाएंगी, मेरे घर की रौनक भी अपने मैके को अंधेरे में छोड़कर ससुराल सुधारेगी। आजकल सुबह बड़ी दिलरुबा है, जैसे बरसात ने सारी फिज़ा को धो डाला। सुबह की धूप सुहागे में पिघले हुए सोने की तरह चमक रही है। यहाँ तक कि गलियों के अंदर कलकत्ता के मैले कुचाले मकानों की शिकस्ता ईंटें भी धूप की किरण से खुशनुमा बन गई हैं। हमारे घर पर सुबह होने से पहले ही शहनाई बजना शुरू हो गई। इस शहनाई का राग मेरे दिल को मसल रहा है। मालूम होता है कि आने वाली जुदाई का ख्याल मेरे दिल को जो दुख दे रहा है, उसको भैरवी का राग गोया धूप की तरह सारी दुनिया में फैला रहा है। सुबह ही से हलचल मची हुई है। अंगनाई में शामियाना तानने के लिए बांस की खूंटियाँ गाड़ी जा रही हैं। कमरों के अंदर और बरामदे में ताउस लगाए जाने की ठक ठक हो रही है। लोगों के आने जाने और हाँक पुकार में कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। मैं अपने दफ्तर में बैठा अखराजात का हिसाब लिख रहा हूँ। इतने में दफतन काबुली आकर मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। पहली नज़र में तो मैं उसे पहचान भी न सका, क्योंकि उसके पास वो झोली थी, न उसके वो लंबे बाल थे और न उसके बदन में पहली सी चुस्ती थी। मैंने पूछा, रहमत तो कब आया? उसने कहा, बाबूजी कल शाम को जेल से छूट आया हूँ। इसकी बात मेरे कानों को भली न लगी। एक खूनी को करीब से मैंने कभी देखा न था। उसे देखकर मेरा दिल सहम गया। जी में आया कि वो चला जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक तकरीब है, मुझे ज़रा भी फुर्सत नहीं है, आज जाओ। ये सुनकर वो फ़ौरन चल खड़ा हुआ।
मगर दरवाजे तक जाकर झिझकता हुआ बोला, क्या बच्ची को एक मर्तबा देख नहीं सकता? इसका ख्याल था कि मिनी जैसी थी वैसी ही है और पहले की तरह काबुली वाला पुकारती हुई दौड़ी आएगी और दोनों में फिर वही हंसी दिल लगी की बातें होंगी। मिनी के लिए एक बक्स अंगूर कागज़ में लिपटे हुए कुछ किशमिश बादाम अपने किसी हमवतन दोस्त से वो लेता आया था, क्योंकि उसकी अपनी झोली तो थी नहीं। मैंने कहा, घर पर एक तकरीब है, आज किसी से भी मुलाकात न होगी। वो कुछ मलूल हुआ, थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर बोला, बाबू सलाम, और घर से बाहर चला गया। मेरे दिल को एक धचका लगा, जी चाहा कि उसे वापस बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद पलट कर आ रहा है। मेरे करीब आकर उसने कहा, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैं इसकी कीमत देने को था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, बाबूजी, आप हम पर बड़ी मेहरबानी किया है। हम कभी नहीं भूल सकता। हमको दाम मत दो। बाबूजी, तुम्हारा जैसा लड़की है वैसा देश में हमारा भी एक लड़की है। हम उसको याद करके आपका लड़की के वास्ते कुछ मेवा ले आया करता है। हम आपका पास सौदा बेचने नहीं आता। ये कहकर उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक तय किया हुआ मैला सा कागज़ निकाला और मेज़ पर अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे उसे खोलकर बिछाया। उसके अंदर एक नन्हे से हाथ की छाप थी। फोटो न था, न रंगीन तस्वीर थी। अपनी बच्ची के हाथ में कोई रंग लगाकर उसने कागज़ पर छाप उतार ली थी। हर साल रहमत कलकत्ता आकर घर घर मेवा वगैरह बेचा करता और इस छाप को अपने सीने से लगाए रखता। बेटी की जुदाई शायद उससे उसे कम महसूस होती होगी। छाप को देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। इस वक्त मेरे और उसके दरमियान कोई फ़र्क न रहा। मैं भूल गया कि वो एक काबुली मेवा फरोश है और मैं एक आली ख़ानदान का बंगाली हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरी तरह वो भी एक बच्ची का बाप है। पहाड़ी देश की पार्वती के हाथ की ये छाप मुझे अपनी मिनी की याद दिला गई। मैंने फ़ौरन उसे अंदर से बुला भेजा। औरतों ने बहुत कुछ एतराज़ किए, मगर मैंने एक न सुनी। लाल रेशमी साड़ी पहने, पेशानी पर चंदन की लकीरें, दुल्हन के लिबास में शर्माती लजाती मिनी मेरे नज़दीक आकर खड़ी हो गई। काबुली उसे देखकर हिचकिचा गया और वो पुरानी तर्ज पर बातें न कर सका। फिर हंसते हुए बोला, मिनी बाबा, तुम ससुराल जा रही हो, जानती हो ससुराल किसे कहते हैं। अब मिनी अच्छी तरह जानती थी, इसलिए पहले की तरह रहमत के सवाल का जवाब न दे सकी और शर्मा कर मुँह फेर लिया। मुझे वो दिन याद आ गया जब काबुली के साथ मिनी की पहली मुलाकात हुई थी। मेरा दिल करवटें लेने लगा। मिनी के चले जाने के बाद रहमत एक ठंडी सांस लेकर ज़मीन पर बैठ गया। उस पर साफ जाहिर हो गया कि उसकी अपनी लड़की भी इतने दिनों में मिनी की तरह सयानी हो चुकी होगी और अब उससे नई तरह की बातचीत करना पड़ेगी। मालूम नहीं इन 8 साल के अरसे में उस पर क्या क्या गुजरी होगी। अब उसकी क्या हालत है। सुबह की खुशगवार धूप में शहनाई बज रही थी और रहमत खामोश बैठा था। उसकी आंखों के सामने अफ़गानिस्तान की पहाड़ी की तस्वीर फिर रही थी। मैंने उसे एक नोट दिया और कहा, रहमत, अपनी लड़की के पास लौट जाओ। तुम दोनों बाप बेटी के मिलने की खुशी से मेरी मिनी की शादी में बरकत होगी। इस नोट के देने से शादी के साजो सामान में मुझे किसी कदर कमी कर देनी पड़ी।
میں نے بجلی کی بتیوں کی تعداد گھٹا دی اور بینڈ باجا بھی نہ منگا سکا۔ اس سے عورتوں کو بہت ملال ہوا، لیکن شادی نہایت خوشی و خرمی کے ساتھ انجام پا گئی اور مجھے ایسی روحانی مسرت نصیب ہوئی جو شاید دنیا کے سارے ساز و سامان اکٹھا کر کے بھی نہ ہوتی۔